देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं फैज आलम फैजी। बिहार चुनाव में एक और दिलचस्प मोड़ आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार चुनाव में लड़ेगी। ओवैसी ने घोषणा की है कि MIM सीमांचल में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बिहार में 16 से 17% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसको देखते हुए ओवैसी का चुनावी मैदान में आना महागठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी को मुस्लिम वोटरों का अच्छा समर्थन मिलता रहा है, ऐसा कहा जाता रहा है। ने बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को इसकी घोषणा भी कर दी। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीमांचल क्षेत्र तक ही सीमित रखेगी खुद को, जिसमें मुख्य रूप से 4 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार आते हैं। बिहार चुनाव अब पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बिहार की राजनीति में अब असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं, जो बिहार के सियासी सूरमा लालू यादव और नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव में सीमांचल इलाके से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि ओवैसी ने ये बताने से मना कर दिया कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा है कि वो सीमांचल का पूर्ण विकास चाहते हैं। उनकी मांग होगी कि सीमांचल के विकास के लिए वहां क्षेत्रीय विकास परिषद बनाया जाना चाहिए। सीमांचल में 4 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार आते हैं। ये भारत के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं और 17 मुसलमान विधायकों में से 8 इन्हीं 4 जिलों से आते हैं। पिछले कुछ समय AIMIM हैदराबाद से बाहर पांव पसारने की कोशिश कर रही है। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जिससे पार्टी का हौसला बढ़ा और अब वो बिहार और उसके बाद यूपी में अपना विस्तार करना चाहती है। MIM के बिहार चुनाव लड़ने के संकेत 16 अगस्त को किशनगंज में ओवैसी की रैली से ही मिल गए थे। ओवैसी लोगों का मूड परखने गए थे और उनकी सभा में जबरदस्त भीड़ ने इशारा कर दिया था कि MIM की बिहार में दस्तक हो सकती है। ओवैसी फैक्टर नीतीश लालू गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट पर लालू की मजबूत पकड़ है। अगर मुसलमानों और पिछड़े वर्ग के वोट कटे तो इसका फायदा केवल बीजेपी को ही होगा। बिहार चुनाव में NDA, JDU, RJD और कांग्रेस के गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर की बात की जा रही है। ओवैसी के मैदान में कूदने से मुसलमानों के वोट विभाजित हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो NDA लालू और नीतीश पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव जो बिहार का होने जा रहा है वो खुद में एक दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि हर वक्त और हर पल कुछ न कुछ तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है, कुछ नज़ारे बदलते दिखाई दे रहे हैं। और अब जहां एक तरफ महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा किया तो समाजवादी पार्टी ने एतराज किया, NCP ने एतराज किया, खुद को अलग रखा, तो दूसरी तरफ NDA में सीटों का बंटवारा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से जीतन राम मांझी एतराज कर रहे हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो LJP में रामा सिंह ने एतराज कर दिया, जो उनके सांसद हैं। और अब सबसे दिलचस्प जो पहलू है वो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री कर दी है सीमांचल में, जिसकी वजह से महागठबंधन में थोड़ी सी खलबली जरूर देखी जा रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि सीमांचल में आखिर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री क्यों, और अगर एंट्री तो फिर महागठबंधन को घबराहट क्यों या NDA को खुशी क्यों। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम आपको तारुफ कराएंगे। आपको हम तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले हम तारुफ कराते हैं जो
जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं दीपक सारस्वत। दीपक सारस्वत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र अवाना जो कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश वाजपेयी जो बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव निगम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार जो विश्लेषण करेंगे, निष्पक्ष तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, जगदीश नेकी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम टाइम को इधर से उधर किए बगैर सीधे चलते हैं सबसे पहले जेडीयू नेता दीपक सारस्वत के पास और उन्हीं से ये जानते हैं कि आखिर ये घबराहट क्यों। दीपक, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री का ऐलान कर दिया है, आपके अंदर थोड़ी सी घबराहट देखी जा रही है, आखिर क्यों है ये घबराहट? सर, आप तो पूछ रहे हैं हम लोगों से, हमें घबराहट है, लेकिन ये घबराहट तो सर बीजेपी और एनडीए में है। यदि घबराहट नहीं होती तो ओवैसी साहब वहां उनको क्यों पहुंचाया जाता? और ओवैसी साहब पर्दे के पीछे कुछ डील हुई है, ओवैसी साहब को ले जाया जाएगा, वहां गया है कि मुसलमान वोट को कैसे काटा जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि दीपक जी, आपको एक अपडेट मैं देता चलूं जी। आपके प्रवक्ता है अजय आलोक, जिन्होंने कहा था कि ओवैसी साहब ने डील की है, पैसे लिए हैं, जिसकी वजह से वो सीमांचल में एंट्री करने जा रहे हैं, अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ओवैसी साहब ने यह वादा किया है कि अजय आलोक के खिलाफ वो मानहानि का केस दर्ज करेंगे, नहीं तो उन्हें सबूत पेश करना होगा। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिसके आधार पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? सबूत सर मैं आपको बता दूं कि नूर अली फतेह खान हमारी पार्टी से ही थे और वो विधायक का इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वो हार गए। तो उनके इलेक्शन में पहली बार गए थे ओवैसी साहब। वो उससे पहले बिहार में अभी आपने रैली हुई, वहां से भी सब लोग खरीद फरोख्त से वहां लोग लाया जा रहा है। और यदि वो बोल रहे हैं कि मुकदमा करेंगे या इस तरह से मानहानि का दावा ठोकेंगे, तो उस टाइम हमारी पार्टी या हम लोग उनको कोर्ट में सबूत पेश करेंगे कि ये क्या है। अभी नहीं पेश करेंगे आप, चलिए ठीक है। हम सीधे चलते हैं राजेंद्र अवाना के पास। कांग्रेस नेता हैं, जाहिर सी बात है ये महागठबंधन में शामिल हैं और घबराहट अगर जेडीयू में है, जैसा कि इन्होंने इनकार किया है दीपक सारस्वत ने, हम इनसे पूछते हैं राजेंद्र अवाना से, क्या राजेंद्र अवाना वाकई कोई घबराहट नहीं है? नहीं, ओवैसी जी के आने से अगर वो चुनाव लड़ाते बिहार में, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो गठबंधन में उसमें ज़रूर नुकसान कुछ ना कुछ हमको उठाना पड़ेगा। लेकिन उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमें सोच समझकर, जहाँ पर ओवैसी साहब चुनाव लड़ा रहे हैं वहाँ समीकरण देखकर हमको चुनाव लड़ाने की आवश्यकता है। तो हमें दोबारा इसके ऊपर मंथन करना पड़ेगा, अपने उम्मीदवार हम किस तरह से वहाँ पर लड़ाएं। और जिस तरह से दीपक जी कह रहे हैं कि नहीं, कोई घबराहट नहीं है। नहीं, घबराहट तो नहीं है, लेकिन प्लानिंग हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं है, ओवैसी जी के आने से मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है, इसमें तो राय नहीं है। लेकिन उस बिखराव को हम जो 4 जो जिले बताए हैं, जिनमें विशेषकर हमारे मुस्लिम भाई विधायक हैं, उनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा और हमें अपनी प्लानिंग के, गठबंधन की प्लानिंग के अनुसार चुनाव लड़ाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम बारी बारी से चलते हैं, क्योंकि संजीव निगम के पास पहले चले जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि केजरीवाल ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है। अब बड़ी अजीब सी बात है कि दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल, कांग्रेस बिहार में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के साथ, और अरविंद केजरीवाल फिर नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस के खिलाफ। संजीव निगम, ये जो घनचक्कर है इसे जरा समझाएं। बिल्कुल। और जो ये असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री है, इस पे भी थोड़ा सा फोकस करें। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी किसी भी गठबंधन में नहीं है जी, बिल्कुल। ना किसी लेकिन सपोर्ट है नीतीश कुमार को। चुनाव में जो है अपने कोई कैंडिडेट उतार रही है अकेले, ना मिल करके, ना पहले ना बाद में। तो नीतीश बाबू की जरूर जो है वो व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा करते रहे हैं, उन्होंने कार्य से किए हैं, लेकिन अभी जो है ना उसमें किसी प्रकार का हम उसमें पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहे हैं, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। ये उन पार्टियों का सोचना है जो पार्टियां वहाँ डायरेक्ट कंटेस्ट कर रही हैं, अकेले लड़ा रही हैं या मिल करके लड़ा रही हैं। तो उसमें अब आप ये देखिए कि ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी, उसी वक्त से बौखलाहट शुरू हो गई, तो इन लोगों ने महागठबंधन बना लिया। संजीव, छोड़िए, वहां नहीं जाना है, केंद्र सरकार की नहीं, मैं भी वहां नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं सीधा आपसे एक सवाल करता हूं, असदुद्दीन ओवैसी के एंट्री के बारे में आपका क्या कहना है? बढ़िया है, स्वागत है। वो अपनी पार्टी है, अपना प्रसार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपने राज्य से बाहर ले जाना चाहते हैं। हो रहे हैं गलत है? महागठबंधन की तरफ से जो एतराजात हो रहे हैं वो गलत है? नहीं, वो एतराज करने का उनका अधिकार है, लड़ने का उनका। कोई भी पार्टी, अभी हमारी पार्टी देखिए बनी, हम पंजाब में जा रहे हैं, हम आगे और भी दूसरे राज्यों में जाएंगे, तो वो आ रहे हैं, तो ये उनका अधिकार है। चलिए, उसमें किसी को कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए।
जाहिर सी बात है मुकेश वाजपेयी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट तो जरूर है, क्योंकि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई। मुकेश वाजपेयी, मुस्कुराहट की वजह? नहीं, हमारे को तो मुस्कुराहट और कोई घबराहट इस तरह के कोई हमारे लक्षण नहीं है। अभी दीपक जी ने एक बात बोली कि हमारे पास सबूत है लेकिन हम कोर्ट में देंगे। जी इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा? आप मीडिया नेशनल चैनल पे बैठे हैं, आप बताइए, आप खोलिए ओवैसी जी के, अगर आपके पास कोई सबूत है, आप कोई डील का जिक्र कर रहे हैं, वो बताइए कौन सी डील हुई है। पब्लिक जानना चाहती है और आपको तो फायदा मिलेगा उससे। लेकिन आप कंफ्यूज मत करिए, पब्लिक को आप बेवकूफ मत बनाइए कि कुछ है नहीं और आप जबरदस्ती। दूसरी बात, बीजेपी के पास इतना पैसा नहीं है जो किसी ओवैसी को दे या किसी को भी दे। ओवैसी महाराष्ट्र में लड़े, उनकी अपनी मर्जी, और 2012 तक अवाना जी की पार्टी के साथ में थे। बीजेपी पर लग रहा है, आरएसएस पर लग रहा है कि उनके इशारे पर, या जैसे भी कह लें, आपने खुद सुना दीपक जी कह रहे हैं कि उनके कहने पे, उनके इशारे पे या कोई डीलिंग हुई है जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल पे अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया। जी फैज साहब, ये तो इतने हताश हो चुके हैं। मुलायम सिंह यादव इनको छोड़ के चले गए, उसमें इनको डील नजर आई कि प्रधानमंत्री से मिले, डील हो गई। ओवैसी जी खड़े हो गए, उसमें डील नजर आ गई। अरे आप अपने विकास की बात करिए ना। नीतीश कुमार ने क्या करा वहां पे? मुलायम सिंह जी को हमने नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, उसके बाद क्या नीतीश कुमार ने खेल खेले? वाजपेयी आपके साथ भी, जीतन राम मांझी की वजह से आज कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज देखिए सब कुछ फाइनल हो गया, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। वो कल या परसों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। रही होंगी। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुभ समय देख के सारी चीजें तय करती है। जब शुभ समय आएगा तो जरूर घोषणा कल हो जाएगी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, लोग यूं ही बेवफा घड़ी का इंतजार है वाजपेयी जी को। बिल्कुल शुभ घड़ी पे देखिए, अच्छा काम करने जा रहे हैं तो बिल्कुल शुभ घड़ी देख के करेंगे। जरा ये विश्लेषण करें, आपने सबकी प्रतिक्रियाएं सुनी। सीमांचल जो है, सीमांचल जो था, सीमांचल लालू का गढ़ कहा जाता था जी। और वहां पर जो महागठबंधन को खाली ओवैसी से जो खतरा, वो तो उतना मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ता नहीं है। मैंने देखा हुआ बहुत सारे, मैंने कई चुनाव का विश्लेषण देखा है, लास्ट मोमेंट पे मुस्लिम वोट एनरोल होता है और वो एक ही तरफ को झुकता है। लेकिन जहां तक वहां जो खतरा है वो पप्पू यादव से खतरा ज्यादा है सीमांचल में। पप्पू यादव को इस टाइम गढ़ है ये सीमांचल में। पप्पू यादव इनको नुकसान पहुंचाएगा। एक दूसरा, इनके जो लालू प्रसाद के जो हनुमान थे, रामकृपाल यादव, उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, उसका भी उन्हें खामियाजा। रविदास जो है एमपी थे, वो छोड़ के जा चुके हैं। तो 2-3 एमपी यहां से इनके हटे जो, तो यादव बेल्ट, यादव का जो वोट है वहां पर उसको फर्क पड़ेगा, इनको जो है महागठबंधन वालों को। ओवैसी का मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ओवैसी, देखिए सवाल है, भीड़ उनके भाषण सुनने के लिए भीड़ हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत सारे चुनाव में मैंने विश्लेषण देखा है इसमें कि मोस्टली जो मोमडन वोट लास्ट में एनालाइज होता है, पूरा एक तरफ जाता है जी। वो नहीं जाते फिर इसमें कि वो उनका कैंडिडेट है किसका है। लेकिन जगदीश ने की फिर ये घबराहट क्यों? आपने देखा खुद कि कई तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। खुद अभी कांग्रेस के नेता जो है राजेंद्र रवाना, उन्होंने माना है कि हमारी स्ट्रेटेजी अब बदल जाएगी, तो ये तो घबराहट है ना? नहीं, स्ट्रेटेजी तो इनको बदलनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि बिहार में मैं आज यहाँ आपके चैनल से बता के जा रहा हूँ कि 40% पुराने विधायक नहीं जीतेंगे। वो उनको ये सभी, चाहे वो ये जो है जेडी, उसके महागठबंधन वाला है, एनडीए वाले हैं, ये सब टिकट देंगे पुराने कैंडिडेट्स को, उनमें 40% नहीं जीतेंगे। वहां की जो रिपोर्टिंग है, पुराने विधायकों से बहुत खपा है वहां के लोग, और उसका नेगेटिव सेंस में जाएगा, वो उनको बात खानी पड़ेगी। अब ये स्ट्रैटेजी इनको देखनी पड़ेगी, पुराने के खिलाफ नया कहां पे कौन आ रहा है और वो कितना दमखम लगाएगा। तीसरा है कि मुलायम सिंह के जाने से इनडायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुलायम सिंह को 2010 का टोटल वोट, उनके जितने कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनके टोटल 1.5 लाख वोट मिला था। लेकिन जो एनडीए को मौका मिला है, वो कहेंगे भाई सर्वे सर्वा जो मुखिया था वही साइकिल लेके भाग गया, अब इनका क्या होगा, तो वो उसका नेगेटिवली उसको अपना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उसको पॉजिटिव बदलने की कोशिश करेंगे। दीपक आपके पास आते हैं। दीपक सारस्वत, आप पर इल्जाम लगता है, आपकी सरकार है और पिछले 10 साल से आपके ही पार्टी के नेता वहां मुख्यमंत्री हैं। अब तो अगर लालू यादव को जोड़ दिया जाए, चूंकि अब वो आपके साथ शामिल हो गए हैं, तो 15 साल, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि 25 साल, हालांकि बीजेपी भी उसमें शामिल रही 8 साल तक। चलिए ये 25 साल का वक्त अगर लेने, छोड़ दिए 25 साल, 10 साल का ही वक्त लेने, सीमांचल इतना पिछड़ा क्यों हुआ है? सीमांचल सर, वहाँ पे एक तो कोची वाला क्षेत्र है सारा, वो जो है जी, तो वो जहाँ से नेपाल से पहले से होता रहा है, वहाँ से केंद्र से ऐसा कुछ बिहार का बदनसीबी रही है कि केंद्र सरकार उनको मदद नहीं की है बिहार सरकार को, जितनी करनी चाहिए। अभी विशेष राज्य के दर्जे के चक्कर में हम लोगों ने नहीं, मेरा सवाल सीधा सा है, आप इसे घुमाए नहीं, मेरा सवाल सीधा सा है, सीमांचल और दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले पिछड़ा क्यों है?
आपकी बिहार का वो पार्ट है, बिहार का अंग है। और दूसरे इलाकों की अगर बात की जाए, मिथिलांचल की बात की जाए, मगध की बात की जाए और दूसरे इलाकों की बात की जाए, उसके मुकाबले सीमांचल बहुत पिछड़ा है। आपको पता होना चाहिए ये आखिर क्यों है पिछड़ापन। मैं आपको वही बता रहा था, उसी आपके वाले पॉइंट पर आ रहा हूं मैं। तो वहां से जितना मदद हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। अभी विशेष राज्य के दर्जे के चक्कर उसमें हम लोगों ने पैकेज के लिए, और पिछली बार हम लोगों ने बिहार से यूपी दिल्ली तक सारी कैबिनेट वहाँ की और विधायक एमपी सब लोग आए थे बाई रोड, जब यूपीए की सरकार थी उस टाइम भी हम लोगों को नहीं मिला। अब यहाँ पर एक लॉलीपॉप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जी, मेरा ये सवाल ही नहीं है जिसका आप जवाब दे रहे हैं। मेरा हाँ, सवाल सीधा सा है कि और बिहार में पहले ये बताइए विकास हुआ या नहीं हुआ नीतीश कुमार के रीजन में। विकास तो जब वहाँ जनता बता रही है सर, वहाँ हुआ स्कूलों, है, ये आप भी मानते हैं? ये तो सर आप ही देखिए। तो हम फिर तो सीमांचल में वो विकास क्यों नहीं, वो विकास की रोशनी क्यों नहीं दिखाई दे रही सीमांचल में? इससे शायद आप इनकार भी नहीं कर सकते। नहीं क्यों? है आखिर सर, क्यों? वो विकास है। जब और दूसरे इलाके में विकास हो सकता है, आप कहते हैं कि केंद्र की तरफ से आपको सहयोग नहीं मिला और फिर भी विकास हुआ, तो फिर सीमांचल में क्यों पिछड़ापन रहा, क्यों पिछड़ा सीमांचल? बिहार की स्थिति उस तरह की है सर, हम लोग वहां पर पहले से ही वहाँ कुछ भौगोलिक परिस्थिति इस तरह की है वहां पे कि वहाँ उस तरह से काम अभी और टाइम लगेगा करने में, जो है उसका विकास होने में। कितना वक्त लगेगा सर, कितना वक्त लगेगा? 10 अगले साल से आपकी सरकार है, क्या हुआ, कुछ हुआ? कोई एक एग्जांपल दीजिए कि वहां विकास की गाड़ी इस तरह से बढ़ी आगे, कोई एग्जांपल। नहीं, रोड, वहाँ रोड भी देखिए, शिक्षा का उसमें देखिए सर, शिक्षा में, रोड में, पानी का। सीमांचल की बात कर रहा हूँ सर, मैं भी सर उसी की बात कर रहा हूँ जी। हाँ, तो रोडों की स्थिति आप देखें, पहले क्या थी, बसें बदतर थी, अब क्या हाल हो गया वहाँ। सर सीधी सी हर बात है, साल अगर बाढ़ एक आती है मिनट मुकेश वहाँ पे। वाजपेयी आपके पास आते हैं, अगर कहीं 20% विकास हुआ है, वहां सिर्फ 5% हुआ है। चलिए कुछ भौगोलिक स्थिति है जिसकी वजह से दिक्कतें हैं, तो कम से कम 10% तो होना ही चाहिए। और कहे तो मैं पूरा आंकड़ा दे सकता हूं आपको सीमांचल के बारे में, मुझे भी पता है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ सर कि वहाँ जो कोसी नदी का हर साल जो प्रकोप रहता है और नेपाल से जो पानी आता है सारा, तो वो हमारा पूरा बिहार का मैटर नहीं, उसमें केंद्र सरकार की बिना मदद के सीमांचल आगे नहीं बढ़ सकता है। और अभी उसी के लिए नीतीश जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी वो सब लोग करते रहे, तो वहाँ पैकेज के लिए वहाँ एक लॉलीपॉप आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने दे दिया कि नहीं नहीं ये इसमें सब कुछ हो जाएगा। तो वो एक इलेक्शन टाइम का प्रोपेगेंडा है, और उसके लिए अगले 5 साल में जनता दल की सरकार बनेगी और फिर आप देखें कि वहाँ अच्छा विकास होगा। अच्छा, जब ये एक आप ही कैसे सवाल है दीपक जी कि असदुद्दीन ओवैसी ने 4 जो जिले हैं सीमांचल के, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, वो 4 जिलों में 24 सीटें बनती हैं। हालांकि उन्होंने कितने सीटों पर लड़ना है इस बात का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी 24 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार रखेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है, शायद आपको भी मालूम होगा, कि आप ही के पार्टी के वो लोकसभा प्रत्याशी थे अख्तरुल ईमान साहब 2014 में। उससे पहले वो आरजेडी के विधायक थे, 2 बार विधायक रह चुके हैं। अख्तरुल ईमान साहब ने दामन थाम लिया असदुद्दीन ओवैसी का। कहां कमी रह गई आपके अंदर? नहीं, ये तो डेमोक्रेसी है, कोई कहीं जा सकता आ सकता है, कमी का और उसका नहीं है। और वो तो उनसे ही आप अच्छा पूछिए तो वो बता पाएंगे। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये लोकतंत्र है, अगर कोई चुनाव लड़ता है तब भी आपको एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, हम थोड़ा सा जगदीश नेगी से ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास। जगदीश नेगी, आपने दीपक की बात सुनी, दीपक जी की बात सुनी जो जेडीयू के नेता हैं, जरा आप इस पे कमेंट करें। ऐसा कि जो बेसिक चीजें हैं कि जैसे कि जो ये कह रहे हैं कि जो कोसी का है, कोसी का प्रकोप तो हम सभी जानते हैं कि हर साल आ रहा है और कई बार बहुत विकराल रूप धर देता है और वो 3-4 जिलों को बहुत तबाही मचाता है। और नेचुरल वहाँ पे आउटर असिस्टेंस वहाँ पे मिलनी चाहिए थी, जो कि पिछली सरकार ने भी दी थी और ये सरकार भी नहीं कुछ कर रही है, क्योंकि वहां पर जो गरीबी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वो जो है जब किसी जगह से वोट फ्री में मिल जाते हों, MI फैक्टर वहां काम कर रहा था, तो MI फैक्टर से जो लोग वहां जीत के आ रहे थे वो वैसे भी ध्यान नहीं देते हैं। इजीली कोई चीज जब मिलती है तो वहां पर उस विधायक का, उस सांसद का वहां पर ध्यान ही नहीं जाता है। और शायद यही वजह है जो डर सता रहा है। ठीक है, अब वो समस्या भी इनके सामने आ गई कि उसमें से कुछ % जब कटेगा तो नुकसान उठेगा, तो वो कहां जाएगा। जी, मुकेश वाजपेयी आपके पास आते हैं, लेकिन राजेंद्र रवाना से एक सवाल करने। अभी जो दीपक सारस्वत है, उन्होंने इल्जाम लगाया कि केंद्र की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। इंडिया की सरकार 1 से 1.5 साल पहले बनी, इससे पहले UPA 1, UPA 2 10 साल आपकी सरकार रही। आपने क्या किया सीमांचल के लिए? ये इल्जाम लगाया है उन्होंने कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली, आप वहां महागठबंधन में भी शामिल हैं। केंद्र सरकार जो मदद करती है वो प्रदेश सरकार को करती है, फिर प्रदेश सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो किन जिलों में किस जगह उस मद को, उस पैसे को खर्च करे।
जो जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जो जिले हैं जी। वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यादव बाहुल्य क्षेत्र ज्यादातर, जो मुझे थोड़ी जानकारी उसके बारे में, इस तरह का क्षेत्र है। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय नेता है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपना क्षेत्र का विकास, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां से, वो उसका क्षेत्र का विकास करें, जो वहां से स्थानीय एमएलए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने मदद करी और वहां विकास नहीं हुआ? हमने क्या कहना चाह हमने प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है वो किस तरीके से कहां पे अपना पैसे को खर्च करेगी। केंद्र सरकार तो राज्य सरकार को भेज देती है, केंद्र सरकार ये नहीं निर्देश करती है कि इल्जाम गलत है। नहीं, मैं उनके इल्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना जो पक्ष रख रहा हूं कि केंद्र सरकार जो मत भेजती है, जो पैसा भेजती है, वो राज्य सरकार को भेजती है और राज्य सरकार किस जगह उस पैसे को खर्च करती है। मेरा सीधा सवाल है राजेंद्र रवाना, इनका कहना है दीपक सारस्वत का कि पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें मदद नहीं मिली। केंद्र सरकार का मतलब सिर्फ एनडीए तो है नहीं, एनडीए की सरकार 1 से 1.5 साल पुरानी है। इससे पहले आप 10 साल सरकार में रहे, केंद्र सरकार में रहे, आपने क्या किया? यही मेरा सवाल है सीधा सा। देखो, सरकारें तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं, जो स्थानीय सरकारें आई हैं वहां पे उन्होंने भी तो विकास किया होगा। पिछले इतने सालों से बिहार का राज चल रहा है, बिहार में और भी सरकारें रही हैं, भाजपा की सरकार भी रही है वहां पे, उन्होंने भी वहां पर राज किया होगा। उन्होंने क्या विकास किया उसके लिए? 4 जो जिले आप बता रहे हैं उनका किसने, उन्होंने कैसे विकास किया उस क्षेत्र का? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। चलिए ठीक है, फिर आएंगे आपके पास। मुकेश वाजपेयी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और दोनों में से एक जना कोई झूठ बोल रहा है। या तो दीपक जी झूठ बोल रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिला, या अवाना जी झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार से पैसा, लेकिन एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पे ये नहीं कह रहे कि हाँ इनकी गलती है, लेकिन ये पब्लिक को झूठ ना, पब्लिक को पागल ना बनाए, पब्लिक को इस तरह से ना कंफ्यूज करें। हर साल बाढ़ आती है वहां पे, और क्योंकि नेगी जी ने बिल्कुल सही बताया कि वहां पे जो वोट का जो परसेंटेज है वो एमबाई फैक्टर ज्यादा अफेक्ट करता है, और नीतीश कुमार जी को उसकी चिंता नहीं है क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं है, वो लालू प्रसाद जी का है, तो उन्होंने उसका बावजूद इसके 2010 के इलेक्शन में 24 में से 13 सीट आपको मिली। मैं अपने ऊपर भी आ रहा हूं, जब हमारी सरकार वहां पे थी तो नीतीश, हमारे जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, और अब मोदी जी ने स्पेशल खास तौर पे पश्चिमांचल और कोसी के लिए जो दिक्कत होती है कोसी नदी से, उसके लिए नेपाल से भी बात करी है। वहां पे भी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसका फायदा बिहार को मिलेगा और कोसी में जो बाढ़ आती है उससे भी निजात मिलेगी। दूसरा, स्पेशली जो कोसी के लिए पैसा फंड रिलीज करा है वो स्पेशल कोसी फंड के लिए है। इसी ये देखिए, अभी हमारे को इतना टाइम नहीं हुआ, और जहां पे हमारी गवर्नमेंट 8 साल रही वहां पे नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर थे, और ये सारी पावर चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है। आपके अख्तियार में कुछ भी नहीं, हमारे में था ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़ा दे रहा हूँ। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज नंबर 13 में देखिए, देखा है ना, उसमें एक सर्वे आया है, और इकोनॉमिकल सर्वे है वो, जिसमें ये बताया गया कि जब तक हम थे तो 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया बिहार में। जब हम निकल गए उसके बाद 2,000 करोड़, और अब 2014-15 में 600 करोड़ रुपए। मुकेश वाजपेयी, मेरा सवाल सीधे सीमांचल के लिए है, पूरे बिहार के लिए नहीं। सीमांचल को क्यों पिछड़ा छोड़ दिया गया? क्या एमवाई फैक्टर इसकी वजह है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि 15 साल लालू प्रसाद यादव, उससे पहले 25 साल कांग्रेस, नहीं आप और 8 साल की भी बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं ना, उसी में टोटल आपको बता रहा हूं। उसके बाद 10 साल नीतीश कुमार, जिसमें 8 साल हम भी साथ में थे, 10 साल नीतीश कुमार। इन सबके होते हुए वहां पे जो बाढ़ की स्थिति है बद से बदतर होती है हर साल। हम भी उसमें भागीदार हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, पूरे विकास को एक रूप से विकास की, बिहार को विकास की में गति देने की कोशिश करी। उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी आया, कुछ काम भी हुए, कोसी की जो वहां पे सीमांचल इलाका है उसमें काम भी हुए, लेकिन बावजूद उसके जितने काम होने चाहिए थे, जितनी तेजी से काम होने चाहिए थे, अफसोस इस बात का है कि वो जनता दल के चीफ मिनिस्टर होने के नाते उन कामों में उतनी गति नहीं प्रदान की। 8 साल भी नहीं, 8 साल का भी तो मैंने पूरा बताया ना, बिल्कुल मैंने 8 साल भी उसमें गिने हैं, 8 साल भी गिने, 15 साल भी गिने, 25 साल भी गिने। जिम्मेदार आप भी हैं। आप उसको एक टाइम पीरियड से मत देखिए, आप देखिए प्रॉब्लम कब से है वहां पे। सब जिम्मेदार, बिल्कुल है ना, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी सब जिम्मेदार। जो चीफ मिनिस्टर रहे सारे जिम्मेवार है, चीफ मिनिस्टर जितने भी रहे हैं सारे जिम्मेवार है उस स्थिति के लिए। सर, आप मेरी बात को आप इस तरह से लीजिए कि चीफ, जो स्टेट का मुखिया होता है वो चीफ मिनिस्टर ही होता है। चीफ मिनिस्टर ही सारी चीजों को डिसाइड करता है कि कौन सा कहां पे काम जल्दी होना है, किस काम को गति मिलनी है, सारी चीजें चीफ मिनिस्टर की उसमें ही होती है। सहयोगी पार्टी का दखल कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल होता है। मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर 15 साल
आप 15 साल और 8 साल का अगर आप कंपेयर करके देखेंगे ना, तो जितने काम 15 साल में नहीं हुए उतने काम कोसी के इलाके में 8 साल में हुए। लेकिन मैं अब इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि गति बहुत कम रही। क्योंकि गति इसलिए कम रही क्योंकि ये सारे प्रेरोगेटिव चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं कि हाँ ठीक है फंड तो रिलीज हो गया, लेकिन उसमें आगे कितनी जल्दी और फंड अगर कहीं कम पड़ रहा है उसको पहुंचाना या जल्दी, इसमें कमी रही है। और हम भी इसमें भागीदार, हम इसको मानते हैं। लेकिन हमारी वजह से जो 15 साल में जो कमी थी वो 8 साल में कुछ ना कुछ उसमें पटाई आई है, उसमें कहीं ना कहीं कमी दूर हुई है। लेकिन जिस तरह से आज की गवर्नमेंट या लालू प्रसाद जी की गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसको निग्लेक्ट कर दिया, उस एरिया को छोड़ दिया। संजीव निगम आपके पास आते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने उठा दिया, तो इससे बेहतर जगदीश नेगी से ही पूछ लिया। जगदीश नेगी, आपने सुना मुकेश वाजपेयी, क्या वाकई ऐसा हुआ है? बेसिक चीज क्या है कि बीजेपी उन 8 सालों से अपने आप को बचा नहीं सकती है। इनके मंत्री थे, मंत्रियों के पूरे अपने अख्तियार होते हैं, कहाँ कहाँ विकास होना, हर मंत्री का अपना अख्तियार होता है, उसमें मुख्यमंत्री का कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। बीजेपी वहां से नहीं मुकर सकती है। दूसरा, बीजेपी जो ये कह रही है कि इनके हटने के बाद जो कुछ हुआ, हटने के बाद आप ये देखेंगे जो अभी मुख्यमंत्री जो पूर्व थे मांझी, उनको आपने घेर लिया अपने साथ में, तो क्या उनके टाइम में जो कुछ वहां नाश हुआ है वो आपने आकलन नहीं किया था? और मैं आज आपको जो है फैसला यहां बता रहा हूं आपको, मांझी साहब को बाहर कर दिया जाएगा। रामविलास पासवान के साथ पूरा एजेंडा है, क्योंकि वो भी इनके गेम का एक हिस्सा होगा। उस पे आएंगे, उस पे बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि विकास जो हुआ है, विकास को हम नहीं नकार सकते कि नीतीश कुमार के टाइम में विकास नहीं हुआ। आप ये देखें कि जितनी बिहार से लेबर पहले आती थी, आज जो लेबर नहीं, अवाना साहब का भी बताओगे, यहाँ ढेरों लेबर होती थी, आज लेबर नहीं मिलती है। 350-400 रुपए में भी लेबर नहीं है चौक के अंदर, क्योंकि वहां से अब जो है लेबर का पलायन रुक गया है वहां से। मेरा फोकस दरअसल सीमांचल पे ज्यादा है। संजीव निगम, सीमांचल के जो हालात हैं, सीमांचल का जो पिछड़ापन है, क्या इससे फायदा असदुद्दीन ओवैसी उठा पाएंगे? उनको फायदा मिल जाएगा? देखिए, एक तो प्राकृतिक आपदा जो है, जो भौगोलिक स्थिति है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता सीमांचल के लिए। इसमें जितना आवश्यकता है उससे उतना नहीं हो पाया। मैं अभी बता दूं कि वाजपेयी जी बता रहे थे कि ये दोनों लोग जदयू और कांग्रेस जो है पागल बना रहे हैं। अरे पागल बनाने का तो इनका कहना था पैटेंट तो इन्होंने ले रखा है। जनता को भी पागल बनाते हैं और अपने साथियों को, सहयोगियों को भी पागल बनाते हैं। किस तरीके से पागल बनाया वहां पर महाराष्ट्र में सहयोगियों को, सुनिए तो, अरे बात तो सुनिए। और अभी भी प्रधानमंत्री महोदय वो जी बाप बेटे ये कर रहे हैं, वो जी माँ बेटे ये कर रहे हैं जी। अब आपने जो अभी बिल्कुल नेगी साहब ने बिल्कुल सही बात कही, जो बाप बेटे का उनका सहयोगी दल है ना वहां पर बिहार में, चिराग पासवान और रामविलास पासवान, वो बाप बेटे का सहयोगी दल वही रहेगा। वो मांझी को जो है कुछ दिनों बाद जो है बाहर का रास्ता, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखो अभी बाहर वहां नहीं जाना है। चलिए, मेरा सवाल सीधा सा था कि असदुद्दीन ओवैसी जो वहां के हालात हैं उसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं? देखिए, वो तो अगर आपने हालात ऐसे पैदा किए हैं तो हालात का तो वो उठाएगा ही सामने वाला, कोई भी हो। ये इंडिकेट तो कर ही रहा है कि आपकी सिंपैथी सीधे सीधे महागठबंधन की तरफ है। संजीव निगम, नहीं, फैज साहब, अगर आपने गलतियां की है तो उसका फायदा तो कोई ना कोई तो उठाएगा ही। ठीक है, हम लौटेंगे आप लोगों के पास, चूंकि वक्त एक ब्रेक का हो गया है। हमारी चर्चा जारी रहेगी, तब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी खतरा हैं महागठबंधन के लिए और फायदे की सौगात लेकर के आएंगे एनडीए के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा हमारी जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई ओवैसी के एंट्री लालू नीतीश के लिए आफत बन जाएगी या बन सकती है, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हर कोई तलाशने में लगा है। चूंकि चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो गया है और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या वाकई सीमांचल का पिछड़ापन ओवैसी को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि ओवैसी न सिर्फ मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं वो, बल्कि दलित और महादलित वोटर्स की भी बात करते हैं। राजेंद्र रवाना, आपकी सरकार केंद्र में बरसों बरस रही है और कई राज्यों में आपने हुकूमत की है, बिहार में भी आपने शासन चलाया है और अभी भी कई राज्यों में आपका शासन है, आपकी हुकूमत है, हालांकि केंद्र में नहीं है। इत्तेफाक यह है कि आपकी शिकस्त भी लगातार जारी है और कई जगहों पर शिकस्त भी मिली है। लेकिन अगर हम बिहार की सिर्फ बात करें, क्योंकि बिहार पे हमें फोकस करना है, सीमांचल की बात करें तो हमने थोड़ी देर पहले आपसे सवाल किया था जिसका जवाब आप नहीं दे पाए थे। मेरा सीधा सा सवाल एक बार फिर आपसे वही बनता है कि अब चलिए छोड़िए, पीछे की बात छोड़िए, अगर आपकी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी जो मांग कर रहे हैं कि धारा 371 के तहत एक क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन किया जाए, उसे पूरा किया जाएगा, चूंकि आप भी महागठबंधन में शामिल हैं? मैं समझता हूं कि जो ये मांग ओवैसी जी जो मांग कर रहे हैं क्षेत्रीय गठबंधन की, जब प्रदेश में सरकार होती है तो क्षेत्र की बात नहीं होती है, पूरे प्रदेश की बात होती है और प्रदेश के साथ साथ ही क्षेत्र का विकास होता है। मैं समझता हूं जो जिले, विशेषकर जो मैं बता रहा हूं, जो किशनगंज और कटिहार जो जिले हैं जी, वो ज़्यादातर मुझे लगता है जो मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है, जहाँ से पहले शहनवाज जी वहाँ से किशनगंज से एमपी रह चुके हैं और कटिहार से अभी भी वहाँ पर वो अपने तारिक अनवर जी हैं, लेकिन उसके वो मंत्री रहे हैं, केंद्र में उनकी भी सरकार रही है और वो वहाँ से एमपी भी रहे हैं, तीन बार एमपी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भाजपा ने भी उसमें कहीं पहल नहीं की, जैसे वो क्षेत्र है, विशेषकर लोगों का क्षेत्र है। की बात कर रहा हूँ सर, नहीं, हमारी अगर सरकार, हमारी सरकार आती है तो हम पूरे विकास, बिहार का विकास करेंगे, पूरे बिहार पर फोकस होगा, ना कि क्षेत्रीय दलों को हम बढ़ावा ना देंगे, ना कांग्रेस पार्टी देगी। अगर पूरे बिहार पे आप क्षेत्रीय दल, आपकी गवर्नमेंट कहाँ बन जाएगी फिर? जी बिल्कुल नहीं, महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो ये तो शामिल होंगे ना। नहीं, वो कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों को हम बढ़ावा ही नहीं देंगे। अब क्षेत्रीय दल तो हैं आपके, तो बहुत क्षेत्रवाद जो है जी, क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, शायद यही वजह है कि क्षेत्रवाद की वजह से ही क्षेत्र पिछड़ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्यों? क्षेत्रवाद के विकास जब करा जाता है तो उसमें जब कोई रोड निकलती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि जी। राजेंद्र रवाना, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस MY समीकरण के सहारे आरजेडी की हुकूमत रही और आरजेडी हमेशा खूंटा ठोकती रही और आज जेडीयू के साथ है, कांग्रेस उसके साथ है। मैं बता दूं किशनगंज की जो आबादी है तकरीबन 69% मुस्लिम है महाबाद, और सबसे पिछड़ा किशनगंज है बिहार में, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। जी। और अगर दूसरे शहर की बात की जाए, कटिहार भी आता है इसमें, सीमांचल में, जहां 43% आबादी है। तारिक अनवर इस बार वहां के MP बने हैं और 43% आबादी है। कटिहार भी काफी पिछड़ा हुआ है, ये आपको भी पता है। अररिया में 41% मुस्लिम आबादी है, वो भी पिछड़ा हुआ है। पूर्णिया में 37% आबादी है। MY समीकरण का बड़ा खेल होता है पूर्णिया में। तो क्या ये जो वोटर्स हैं और ये जो आबादी है मुसलमानों की, इसकी वजह से ये जिले पिछड़े हैं या वाकई वो महाप्रलय की जो आप बात कर रहे हैं, हालांकि महाप्रलय है नहीं, बार बार उसका हवाला दिया जा रहा है कि कोसी का जो बाढ़ आता है, कोसी में जो तूफान आती है, कोसी में जो तुगयानी आती है, उसकी वजह से पिछड़ापन है। मैं इसे नहीं मानता। कई ऐसे इलाके हैं जो इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो पिछड़े नहीं इतना जितना सीमांचल पिछड़ा हुआ है। तो जिस वोट के सहारे आप राजनीति करते रहे, जिसको आपने हमेशा अपना बनाया, उसे इतना दूर क्यों रखा? फैज भाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी विशेष क्षेत्र को लेकर, विशेष जाति को, कांग्रेस जो पार्टी है वो किसी जाति की राजनीति नहीं करती है। हम जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उन जिलों में 2 जिलों में मुस्लिम आबादी जिला है, लेकिन वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारे मुस्लिम भाई आते हैं, वहाँ से जीत कर आते हैं। किशनगंज से आप ही के इसरारुल हक कासमी हैं, हमारे MP वहाँ पे रहे हैं, आज भी हैं, आज भी हैं, वो आज भी वहाँ पे MP है। लेकिन जो विकास है वो प्रदेश सरकार के हाथ में विकास होता है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काफी दिनों से सरकार नहीं है, ना हमारी सरकार बन पाई है वहां पर। तो मैं समझता हूँ कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो उस क्षेत्र का विशेषकर सीधे मैं चलता हूँ, उस क्षेत्र का विकास होगा। सीधे मैं चलता हूँ दीपक सारस्वत जी। दीपक जी, क्या बताएंगे आप? राजेंद्र रवाना आपके सहयोगी हैं, उनका ये साफ कहना है।
जो आपने सुन लिया, मैं नहीं कुछ कहूंगा। वाना साहब ठीक ही कह रहे हैं, हम लोग कुछ पीछे जो है ना गलत साथियों के साथ चक्कर में पड़ गए थे जो है। अब अच्छा। कांग्रेस के साथ आएंगे तो मिलके हम सब वहाँ का पूरा बिहार का ही इसलिए विकास आपने 10 होगा। साल बर्बाद किया। नहीं, बर्बाद नहीं किया। तो क्या आप काम खुद कह किया रहे हैं है। ना, आप खुद कह रहे हैं, नहीं, आप काम खुद कह किया रहे है, हैं कि अब लेकिन काम कुछ करेंगे, थोड़ा- मतलब 10 साल बर्बाद किया आपने। नहीं, काम किया है, कुछ भी थोड़ा सा रह जाता है, कुछ बता रहे हैं जैसा वाना साहब बोल रहे हैं, तो उसको मिलकर हम सब लोग जो है और देखेंगे। रही बात उसकी जो आप बार बार जिसके लिए आज हमारा डिबेट हो रहा है यहाँ पे, ओवैसी साहब हमारे देश का, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि बिहार जी। का इलेक्शन होने जा रहा है, जी। बिहार का इलेक्शन जो है, और हमारा ओवैसी साहब कट्टरपंथी नेता है। हमारे देश का मुसलमान कट्टरपंथी नेताओं को न मानता है और अपने मजहब को मानता है। बड़ी अजीब बात है। दीपक जी ओवैसी तो कोई साहब, फर्क नहीं दीपक पड़ता। जी एक सेकंड जरा बोलने दें। ओवैसी साहब जो कहते हैं, क्या उन्होंने जो सवाल उठाया है वो गलत है? ठीक है, वो चुनाव लड़ने का अधिकार रखते हैं, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और उस पर आप एतराज करें, आप भी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया है उस सवाल का जरा जवाब दें आप। उन्होंने जो सवाल उठाया है कि सीमांचल के 10 से 11 से 12 साल के बच्चे हैदराबाद में जाकर के काम करते हैं, उनकी मां के दिल पर क्या गुजरता होगा। ओवैसी साहब ने जो आवाज उठाई है कि सीमांचल जो पिछड़ा हुआ है, वहां के दलित हो या मुसलमान हो या जो भी हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, जो पिछड़े हुए हैं, और यह आपने भी माना है कि हाँ पिछड़ा हुआ है, तो क्या ये जो तमाम आवाज ओवैसी साहब ने उठाई है, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। कैसे? मैं इसका वो आपको बता भी जरा बताएं। मैं थोड़ा ब्रीफ में भी कर सकता हूँ इसको, ब्रीफिंग जो है कि ये ओवैसी साहब बता रहे हैं, ओवैसी साहब ने ही वहां से जो बता रहे हैं कि हैदराबाद लोग जाते हैं बच्चे वहां के जो है, तो उनको खुद ही उन लोगों ने ऐसी टॉफी दे रखी है बच्चों को कि वो उनको वहां बुला करके, जैसे ओवैसी साहब जिस नीति पे चल रहे हैं, तो उन लोगों को भी वो बरगला रहे हैं जो है, बच्चों को, वहां के लोगों को जो है। लेकिन अब बिहार का मुसलमान अच्छी तरह, सर जी प्लीज जी, अगर कोई बच्चा काम करने जा रहा है, 11 साल का बच्चा, उसकी मजबूरी में समझ सकते हैं आप, और आप कह रहे हैं कि टॉफी देकर के वर्गलाया जा रहा है, क्या बोल गया? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि वो कट्टरपंथी नेता हैं। अब वो बिहार में भी अपना कट्टरपंथी ओवैसी साहब के पास वो जरी का काम करने जाते हैं? नहीं, नेता पर डिपेंड करता है कि किस तरह ओवैसी से। साहब के पास जरी का काम करने जाते हैं, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं कि अभी हाल के दिनों में 1000 बच्चे वहां से रिकवर किए गए हैं सीमांचल के? आपको पता है? नहीं, तो इस तरह की परिस्थिति ओवैसी साहब बना रहे हैं। अब वो दोबारा फिर बड़े वहां, अफसोस की बात है, आपका राज्य, आपकी सरकार, सीमांचल आपकी बिहार में, और कह रहे हैं ओवैसी साहब परिस्थिति बना रहे हैं, मजबूरी में बच्चे हाथ जाकर जरी का काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ओवैसी साहब परिस्थिति बना रहे हैं। जरा समझाएं कैसे? नहीं, ये हमारा देश में इस तरह की बातें हैं जो आप बोल रहे हैं सर फैजी साहब, कि कुछ मुस्लिम जितने भी हमारे परिवार हैं, घर हैं, वो लोग बच्चों पर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई में, और हम लोग इसी बात के लिए नीतीश कुमार, माननीय श्री लालू यादव जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप बताएं 10 साल आपकी सरकार रही, कितनी यूनिवर्सिटी खोले गए वहां? एक भी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जरा आप। नहीं, वहाँ कुछ इस तरह की परिस्थिति हुई है कि जो हम लोग, आपने कहा ना कि एजुकेशन कम है, आप जरा बताएं। नहीं, उस तरह की परिस्थिति कुछ रही है कि जो मैं पहले भी मैंने चर्चा में बोला था कि कुछ भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, और कुछ उसका केंद्र का भी कुछ ऐसा हम लोगों के साथ आशीर्वाद रहा कि वहाँ मदद नहीं मिल पाई। और उसके अलावा, लेकिन अब आने वाले टाइम में, नेक्स्ट 5 ईयर में, अब आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी की दोबारा सरकार बनेगी, और इसी बात को फोकस करके। चलिए ठीक है, 10 साल ऐसे ही गया, आपके कहने का मतलब? नहीं, वो तो आप देख रहे हैं कैसे गया है जी, आप खुद पूरा कह रहे हैं, बिहार जानता है। आप खुद कह रहे हैं कि आपने खुद कहा कि अब जब कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे तब काम करेंगे, मतलब 10 साल काम नहीं हुआ, ये आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये नहीं, आप लोग थोड़ा सा दूसरे में बात कर रहे हैं इसको जो है। जी, देखिए, अगर नीतीश कुमार जी ने काम किया होता तो उनको जंगल राज के जो जनक जिनको कहा जाता है उनकी जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ते और इनको कॉन्फिडेंस होता तो जीत के आते। ये भी बड़ा हास्यास्पद है। मैं एक सेकंड पूरा कर लूं। 8 साल को फिर जोड़ दूंगा मैं 8 साल, मैं बता रहा हूँ ना, 8 साल में तो बिहार में प्रगति हुई है। ये तो उसके बाद सब बताते हैं कि जंगल सुशासन आया है बिहार में, इस बात की सब चर्चा करते हैं कि उस 8 साल में, अगर आप उस 8 साल को एक साल में, 1.5 साल में कंपेयर कर ले। अच्छा, एक बात बताएं मुकेश वाजपेयी, सुशासन जो आया 8 साल में, वो आपकी देन थी या नीतीश कुमार की देन थी? मैं बता रहा हूँ ना, सीधा सवाल है मेरा। बिल्कुल सीधा सवाल, सीधा जवाब। देखिए, एक हाथी होता है ना जी, हाथी, उसको भी सही चलाने के लिए महावत की जरूरत होती है, और महावत उस पर जब तक अंकुर वो नहीं मारता है, जब तक वो सही नहीं चलता है। तो नीतीश कुमार जी ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी के ऊपर हमारा जब तक कंट्रोल रहा, नीतीश कुमार जी सीधे चले,
सीधी राह में चले, विकास की राह में चलिए, चले, बड़ा- सुशासन की राह बहुत में अच्छा चले। आपने जगह बना दिया, लेकिन- स्पेस बना दिया। मुकेश वाजपेयी, आपसे एक सवाल करने का फंस मन गया। करता है। जी। एक सवाल करने का मन करता बिल्कुल। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मुख्यमंत्री वो थे, हम क्या कर सकते थे सीमांचल के लिए, और अभी कह रहे हैं कि अगर महावत अच्छा हो तो हाथी सीधे चलते। जरा दोनों विरोधाभासी शब्दों को समझाएं। These two जरा things are समझाएं। contradictory to each other. जी, दोनों विरोधाभासी आप शब्दों को देखिए, समझाएं आप statement बहस को। नहीं, आप समझिए बात को। जी, बिल्कुल। देखिए, आप एक बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एक जगह की, ठीक है। मैं सीमांचल ही को फोकस कर रहा हूं, मैं सर। हाँ मैं पूरे बिहार में जहां पे कि कानून की व्यवस्था हो, कानून का राज हो, पूरे बिहार के विकास की बात हो, उसमें बात कर रहा हूं। सुशासन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोसी में सुशासन कर दिया तो सुशासन हो गया। पूरे विकास के सुशासन की बात करें, उसमें हमारा सहयोग और योगदान रहा फिर है, आपने उसमें कंट्रोल भी रहा है। क्यों माना कि सीमांचल में सुशासन की बिल्कुल, बात जाने दे, पिछड़ापन रहा, आपने हाँ, ये मैं माना है? मान रहा हूं, मैं अभी भी मान रहा हूं कि जिस तो फिर ये गति महावत से कहाँ गया उस वक्त 8 साल? नहीं, मैंने कहा ना आपको कि जिस हमने तो काम करा, लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम नहीं हो पाया, और अभी भी नहीं। महावत अभी की- हाथी को नहीं ये कंट्रोल कर प्रॉब्लम- पाया ना। ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले वाजपेयी जी, 15 साल महावत हाथी को कंट्रोल नहीं कर कांग्रेस, पाया। आरजेडी और हाथी मदमस्त अपनी राह में चलता और अरे नहीं सर, आप देखिए, आप मुझसे ज्यादा नेगी जी पत्रकार हैं। ये नेगी जी पिछले के 8 पास साल, आके फिर हाँ निष्पक्ष पिछले हमें 8 साल, प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी इनसे। पिछले ये 8 हमारी साल, मजबूरी है। नहीं, पिछले 8 साल के शासन को अच्छी तरह से मैं तो अपनी पार्टी के लिए फेवर करूंगा। ये निष्पक्ष जज करेंगे और ये बता पाएंगे कि जब तक नीतीश कुमार, ये बिल्कुल बता पाएंगे कि जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे बिहार का विकास हुआ है, और साथ साथ कोसी का भी विकास हुआ है। लेकिन नहीं हुआ है, सीमांचल का भी हुआ है, लेकिन जिस गति से और बिहार का विकास हुआ है उस गति से सीमांचल का विकास नहीं हो पाया। उसमें कुछ परिस्थितियां थी, कुछ कारण भी थे। लेकिन अब जब से ये हमारे को साथ छोड़ के जा चुके हैं, उसके बाद तो पूरे बिहार का, चाहे विकास का हो चाहे और किसी चीज का हो, पूरा सुशासन विकास सब ठप होकर रह गया। सुविधा के अनुसार आपने डिफाइन अगर ऐसा नहीं होता सुविधा के तो आज अनुसार नीतीश आपने कुमार डिफाइन अपने डंके पे अपने विकास के ऊपर जो इलेक्शन लड़ रहे होते, उनको मोदी के विरोध राजेंद्र रावत कुछ कहना जितने भी ये लोग इकट्ठे हुए हैं, राजेंद्र रावत। सिर्फ और सिर्फ मोदी को। जी बिल्कुल, राजेंद्र रावत। वाजपेयी जी जो है बिल्कुल जो बातें कर रहे हैं वो उसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं समझता हूँ जब 8 साल जदयू के साथ रहे, ये नीतीश कुमार के साथ में रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, क्या वे नकारते हैं कि 8 साल में विकास नहीं हुआ? मुख्यमंत्री रहते हुए ये तो विकास बात हुआ। हो गई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो बात विकास अभी हुआ। हो गई। बात जो सीमांचल की बात हो रही है, जी। सीमांचल पे अगर भाजपा की सरकार आज है, जैसे वहां पर सीमांचल के जो जिले हैं, क्या कोई विशेष पैकेज करने की बात कर रहे हैं ना, क्या? अभी मोदी कोई जी पैकेज दे रहे हैं घोषणा वहाँ पे? करके आए हैं ना। मोदी जी ने दिया बिहार के लिए, अरे, लेकिन उस इलाके के लिए, कोसी के क्योंकि लिए। उसके अंदर जो वोटर है, मुस्लिम वोटर है, जो यादव नेपाल वोटर है, जो उनके नेपाल के ऊपर साथ जो भाजपा का समझौता ध्यान नहीं करा है। ना, जी हमारी मुकेश गवर्नमेंट वाजपेयी, नहीं उसी थी। तरह आपको भी घोषणा करना होगा या मदद करनी होगी जिस तरह से यूपीए 1 यूपीए 2 में सीमांचल के लिए विशेष पैकेज दिया नहीं गया नहीं था। नहीं, कभी- विशेष कभी- पैकेज की बात नहीं है। उस टाइम देखिए सीमांचल जी, कोई बात नहीं देखिए, थी। हमने नेपाल से समझौता करा, उसका फर्क पड़ेगा। चलिए। उस जो ये ठीक है, हर ठीक साल है। जो बाढ़ आती है ना, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार हर कोई जवाब दे रहा है, हर कोई समझ रहा है। जगदीश नेगी, एक सवाल असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अचानक असदुद्दीन ओवैसी को इलेक्शन के वक्त में सीमांचल की याद क्यों आ गई? ऐसा कि उनका अपना एक आंकलन है, और जो पीछे जो उन्होंने रैली की थी उसमें जिस तरह भीड़ उमड़ी थी, तो राजनेता है, राजनेता के अंदर तो वो होती है कि अब ये है कि मैं नहीं मानता, जैसे कि ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के बहकावे में आकर के ओवैसी चुनाव लड़ेगा, मैं नहीं मानता उसको। जिस तरह का वो कट्टरपंथी व्यक्ति है वो नहीं आएगा उसमें। लेकिन सवाल है कि जहां तक वोट नहीं काट पाएगा, मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुस्लिम वोट पोलराइज होता है एक तरफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वोट की बात वो नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पे ये कह रहे हैं कि मैं सीमांचल का जो पिछड़ापन है उसको मुद्दा बनाऊंगा, उस मुद्दे पे चुनाव उनका भी क्लियर नहीं हुआ, 4 लोग इनके जुड़ चुके हैं उसके साथ में। जी जी, और उसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। तो सवाल यही पैदा होता है ना कि असदुद्दीन ओवैसी आखिर इतने दिनों से कहां थे? जमाने से उनकी पार्टी है, इनके वालिद मोहतरम भी सांसद रह चुके हैं, हर किसी को पता है। तब सीमांचल की याद क्यों नहीं आई अचानक से? अभी अब हो सकता है 2 साल पहले याद कर लेते तो ये सवाल नहीं आता, ये अचानक से सीमांचल की याद उन्हें क्यों आ गई है? इसके पत्ते तो बाद में खोलेंगे कहाँ है, लेकिन सवाल यह है कि जहां तक सवाल कोसी के इलाके का है, बिल्कुल सही बात है कि जब तक नेपाल में 1 नहीं 2 बांध बनने पड़ेंगे, जब तक वो 2 बांध नहीं बनेंगे वो बाढ़ नहीं रुकेगी। एक दूसरा, वहां पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जितने भी विधायक रहे, एमपी रहे,
पैसा मैं बताऊं तो वहां पर जो पैसा मिलता था, जगदीश ने मैं उस पे नहीं आ रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी जो ये सब हवाला दे रहे हैं, इस हवाले के तहत आकर के चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं और ये दर्शन दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि सीमांचल का जो पिछड़ापन है उसकी वजह से वो काफी आहत हैं, इसलिए वो उन्होंने एंट्री करी है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए तो आप पहले भी आवाज बुलंद कर सकते थे, अचानक आज आवाज बुलंद करने की क्यों नौबत आ गई? जाहिर सी बात है उनका हित है। नहीं, उन्हें पता है कि यहाँ से हमारा अगर जो कैंडिडेट खड़े गए उनको फायदा मिलेगा, और मैं ज्यादा तो नहीं 10-12 सीट से ज्यादा वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वहां पे, ये आज मैं बता रहा हूँ आपको। इससे ज्यादा नहीं लड़ा पाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत खेलावा खिलाड़ी है और उसे पता है कि उसने अगर 12 लड़ाई तो 1-2 तो निकालने पड़ेंगे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी और फ्यूचर का वो आगे घुसने का रास्ता बंद हो जाता है। दूसरा सवाल एक और कर लूं जगदीश ने की, अगर असदुद्दीन ओवैसी वहां चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनकी पार्टी लड़ना चाह रही है, तो एतराज क्यों हो रहा है? भाई लोकतांत्रिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है, ये इस पे एतराज क्यों? ऐतराज क्या होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये वोट बैंक हमारा है, ये नहीं होना चाहिए। देश के अंदर वोट बैंक किसी का नहीं होता, वोट को पोलराइज किया जाता है, ये एक राजनीतिक हथकंडा बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी हिंदू वोट को जो है पोलराइज करने के लिए अभी जो आंकड़े निकाले थे बीजेपी ने नहीं किया क्या? अगर ये कहा कि 80% अगर मुझे है और वो मुसलमानों का हवा बना दिया कि 0.8% मुसलमानों की जो है वोट बढ़ रहे हैं, ये वो जनसंख्या बढ़ रही है, ये क्या था? वो 80% वोट को पोलराइज करने का तरीका नहीं था। उस पर नहीं जाना है हमें, उस पर नहीं जाना, हमें इसी पे रहना है, इसी पे रहना है। हम बात करते हैं राजेंद्र रवाना से, चूंकि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। राजेंद्र रवाना, जब यूपीए 2 की सरकार थी तो असदुद्दीन ओवैसी ने आपको सपोर्ट किया था, आपको पता है, तब तो असदुद्दीन ओवैसी बड़े अच्छे थे, आज खराब क्यों हो गए? नहीं, अब वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। उस टाइम जब वो हमारे साथ में थे, उस टाइम उन्होंने कुछ क्षेत्रीय पार्टियों में इस तरह क्षेत्र में जाकर कहीं पे चुनाव प्रचार नहीं किया था, ना वो कहीं वो पार्टी बना के इस तरह जा रहे थे। आज उनको, मुझे जो लगता है, वो एक जगह जो सीमांचल का जो क्षेत्र है वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और वहाँ के लोग ज़्यादातर, जैसे आपने अभी पहले बताया कि हैदराबाद में कुछ लोग हैं, वहाँ के लोग, गरीबी है वहाँ पे, मैं मानता हूँ पिछड़ा वर्ग है, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो गरीब लोग हैं वहाँ पे, और वहाँ के लोग अपने रोजगार के लिए कहीं दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं। तो उसमें मुस्लिम आबादी जो परसेंटेज आपने बताई, उसी के हिसाब से ओबीसी ने वहाँ पर ये सोचा है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और यहाँ पर हमारा वोट जो हम अगर यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर बन सकता है, इसलिए अब खराब है वो अब राजनीति कर रहे हैं, अब जाके देश की राजनीति कर रहे हैं, जहां उनका कोई मतलब नहीं है वहां पे वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वहां पे वो राजनीति करने का मतलब क्या है? लेकिन मुझे लगता है वो जरूर कहीं ना कहीं भाजपा के उसमें है, तो वो सहयोग करना चाहते हैं कि वोटों का छिटकाव हो और उनको कुछ फायदा मिले। यानी कि अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़े तो वो भाजपा के समर्थन से लड़ रहे हैं, भाजपा के संपर्क में है, और दूसरी जगह जब चुनाव लड़े, महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, तब भी वो भाजपा के संपर्क में थे। जो वोटों का बिखराव किया तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने भी उसका नुकसान उठाया। यही चीज असदुद्दीन ओवैसी आपसे पूछ रहे हैं, यानी कांग्रेस से पूछ रही है। हरियाणा आप हार गए, तब कहां थे असदुद्दीन ओवैसी? झारखंड आप हार गए, कहां थे असदुद्दीन हमारी ओवैसी? सरकार थी वहां, केंद्र में आप हार गए, पराजित हो गए। हरियाणा में हमारी 10 साल सरकार थी, पर देश के अंदर हमारी 10 साल सरकार थी, उसमें कुछ काम ऐसे गलत भी हुए होंगे जिससे लोग, जनता उब जाती है। 10 साल जब सरकार होती है तो क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जहां पर उन्होंने अब चुनाव, वो पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ते, क्यों वो सीमांचल के इलाके में वहां चुनाव लड़े जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है? क्या तो उससे उनको, और यही घबराहट भी है, यही बड़ी वजह है। नहीं हो सकता है। आपको एक बात जी बताऊं बिल्कुल साहब, मैं आपको बिल्कुल मुकेश वाजपेयी आपके पास आते हैं, थोड़ा दीपक जी से पूछ लें। दीपक जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हो जाएं तो क्या आप तैयार हो जाएंगे उनके साथ? हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे साथ तो वैसे ही सब साथ हैं। बिहार में जितने मुस्लिम वोट हैं सब हमारे साथ हैं, तो हम उन्हें क्यों जोड़ेंगे? भैया उनके साथ है क्या? ये तो आप लोग सब बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब, अच्छा डिफिनेशन दे दिया आपने सर कि मुस्लिम वोटर्स आपके साथ है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ, यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ आप इसलिए संपर्क में होते, ये आप गठबंधन करते कि मुस्लिम वोट आप नहीं, वो कट्टरपंथी नेता, मैंने पहले ही बोला है, हमारे बिहार का मुसलमान कट्टरपंथी नहीं है। वो दोनों बात आपने कह दी ये, और उसके ऊपर दूसरी बात कह दी आपने। अभी आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से क्यों गठबंधन करेंगे, मुसलमान हमारे साथ है। मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी से इसलिए संपर्क करते आप, गठबंधन करते कि मुसलमान आपके साथ नहीं। नहीं, ये आप विश्लेषण गलत कर रहे हैं। अभी आपने कहा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, कहा है सर, नहीं वो आप उसका विश्लेषण अलग कर रहे हैं, इसलिए ओवैसी साहब, मैं आपको दोबारा एक बार जान लीजिए सर जी, कि ओवैसी साहब का इतिहास देखिए सारा, उसका हमारे देश का मुसलमान भाई कोई नहीं मानता उनको, जो है वो तो अब आप जानते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पे, तो भीड़ इकट्ठी होना वोट नहीं है। भीड़ तो कैसे इकट्ठी होती है आप भी जानते हैं,
कहीं रैली करना, कुछ करना, लोगों को कैसे ला जाता क्या है, तो वो वोट बैंक नहीं है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि ओवैसी साहब में भी रैली हुई थी सर आपकी जी, भीड़ इकट्ठी वहां भी हुई थी, गांधी मैदान में भी रैली हुई थी अभी, नहीं स्वाभिमान रैली। स्वाभिमान आपने कहा ना कि भीड़ कैसे इकट्ठी की जाती है सब जानते हैं। वो तो सरकार भी आप देख रहे हैं चल रही है हमारी, तो रैली खिंची हुई थी तो वो सरकार के पीछे आई थी, सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से आई। सरकार ने मैनेज करी थी। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, नीतियों की वजह से। ठीक है, आपकी बात समझ गए। चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, मुकेश अच्छा काम वाजपेयी किया सरकार जी, बिल्कुल। मुकेश वाजपेयी, क्या आपकी सरकार अगर बनती है तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है कि सरकार धारा 371 के तहत क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन करे, मैंने कांग्रेस से भी ये सवाल किया था, आपसे भी कर रहा हूं, क्या करेंगे आप? देखिए, सीमांचल के लिए बहुत जरूरी है। आपका जो मूल विषय था ओवैसी साहब का, वहां पे आना, सीमांचल में आना, उससे घबराहट। देखिए, आज का जो यंग मुसलमान है या जो मुसलमान है, मैं बिल्कुल आ गया, ठीक। देखिए, मुसलमान जितने भी भाई हैं वो आज इस बात को समझ चुके हैं कि अब तक हमें यूज करा गया, अब वो किसी बहकामे में आने वाले नहीं है। उनको ये दिखता है कि हाँ, हमारा विकास कौन करेगा। लोकसभा में भी उन्होंने वोट दिए, विधानसभा में वोट देंगे। और जहां तक कोसी उधर के सीमांचल के विकास की बात है, पूरे विकास के साथ वहां पे विशेष रूप से देखा जाएगा 371 के तहत क्षेत्रीय विकास। देखिए, वो 371 के तहत होगा या कैसे होगा, हमने काम शुरू कर दिया है। नेपाल में 2 एग्रीमेंट हो चुके हैं। जवाब दें अगर आपकी सरकार बनी 371 हो, कौन सा हो, ये जब सरकार बनेगी वो फैसला लेगी। लेकिन हाँ, ये कमिटमेंट है कि विकास होगा। संजीव निगम, संक्षेप में, वक्त कम है। नहीं, भाजपा को मैं यहाँ मानूंगा कि इसमें थोड़ा सा सफल ये हो गए हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने जो महागठबंधन जो हुआ था ना, उसकी साइकिल को इन्होंने पंचर कर दिया, अलग कर दिया, मतलब उस गठबंधन से, और तोते के मार्फत जो है किया है। तो एक जो है सफलता इनको यहाँ पर मिली। ऐसा दिल्ली में था नहीं, दिल्ली में तोता किसके ऊपर छोड़ते, तोता किसके ऊपर छोड़ते दिल्ली में? आप भाई चलिए हमारे पास तो ऐसी बात बीजेपी के खिलाफ हैं या जेडीयू के साथ हैं, ये समझ में नहीं आ रही आपके स्टेटमेंट से। चलिए, जेडीयू समझ गए, नीतीश बाबू के साथ में है। चलिए ठीक है, ठीक है। जी राजेंद्र रामाना, संक्षेप में, वक्त बहुत कम है। देखो, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी सरकार उस क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान देगी और उन क्षेत्रों का विशेषकर विकास किया जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं, पहले भी आपकी सरकार रही है, देखते हैं। दीपक सारस्वत, आप क्या कहेंगे, आपकी सरकार आज की डेट में है, संक्षेप में, आखिर में, खास करके सीमांचल को? नहीं, यदि हमारी सरकार बड़ी जिम्मेदारी से बोलेंगे आप। हाँ है, तो वहाँ पूरा विकास किया जाएगा। जो कुछ कमियां वो रह गई हैं या आप मुझसे कुछ लोग बोल रहे हैं, तो उनको पूरा किया जाएगा। और इस तरह से आप मानते हैं कि कमियां रह गई हैं? नहीं, मान नहीं रहे, आप लोग बोल रहे हैं तो कुछ होगी। अच्छा, तो उसको पूरा करेंगे। मान नहीं रहे, हम लोग बोल रहे हैं इसलिए होगी ऐसा? नहीं, तो पूरे बिहार का विकास हो रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी के उसमें पूरे बिहार का विकास हुआ है। चलिए ठीक है, वक्त कम है। जगदीश नेगी, चलिए समझ गया आपकी बात। जगदीश नेगी, संक्षेप में, तमाम चीजों का कंक्लूजन संक्षेप। ऐसा है कि इसमें ओवैसी अगर चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम इनके महागठबंधन में 11 सीटों में कुछ न कुछ असर पड़ेगा। उसको जीरो नहीं कर सकते जी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते वो आएंगे तो उनका परसेंटेज कुछ तो वोट इनको छीनेंगे, और जो ये अपनी पॉकेट का वोट मान रहे हैं वो कहीं न कहीं रिड्यूस होगा जी, तो वो 10-11 सीटों पे नुकसान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जगदीश नेगी का ये मानना है कि चाहे कोई कुछ भी बोल ले, सच ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अगर एंट्री कर दी है और वो वहां 24 सीटों पर, हालांकि ये तय नहीं है, अगर मान लिया जाए 2010 में 13 सीटें मिली थी बीजेपी को और 4 सीटें मिली थी जेडीयू को, 17 सीटों पर कब्जा किया था इसने, और फिर भी हंगामा बरपा है वहां, यानी हंगामा बपा है। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी वहां जाते हैं तो नुकसान होगा महागठबंधन का, और महागठबंधन को और एनडीए को कहीं ना कहीं इसका फायदा होता दिखाई देगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वहां आम जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, क्या देख रही है और कैसे वोट करेगी। अब तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए और अपने अपने तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए। तो न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।